आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना विंध्य प्रेजेंट्स विंध्य की कचहरी। विंध्य की कचहरी स्पॉन्सर बाय साक्षी शिक्षण संस्थान बढ़ौरा, पावर्ड बाय प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सीधी, को पावर्ड बाय हम लोग फैमिली शॉप, गांधी चौक सीधी, श्री हाईवे ट्रीट होटल व रेस्टोरेंट, रीवा सीधी मार्ग कठौतहा, राधिका आर्ट प्रिंटिंग प्रेस एवं फ्लैक्स मध्यांचल बैंक के सामने सीधी। नमस्कार, अभिनंदन। विंध्य की कचहरी में आप सभी का अभिनंदन है। और आज जैसा कि हमारी परंपरा है, हर एपिसोड पर एक नए व्यक्तित्व के साथ, नए चेहरे के साथ, सामाजिक मुद्दों के साथ और समाज की बातें करते हुए, देश की बातें करते हुए हम मुखातिब होते हैं। तो मैं एक बार फिर से अपना विंध्य के इस विशेष प्रस्तुति विंध्य की कचहरी पर मैं अंशुल गौतम आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और विंध्य की कचहरी पर आज विशेष मेहमान के रूप पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव हमारे साथ हैं आनंद मंगल सिंह जी। मैं अभिनंदन करता हूं आपका आज के इस एपिसोड पर, आज के इस कार्यक्रम पर, आज की विंध्य की कचहरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कचहरी के इस विशेष एपिसोड पर हमारे साथ निर्णायक की भूमिका पर एक शिक्षाविद और वरिष्ठ उद्यमी हमारे साथ हैं सतीश शुक्ला जी। हम अभिनंदन करते हैं सतीश शुक्ला जी का। कार्यवाही शुरू हो उससे पहले आज के निर्णायक, आज के जज माननीय सतीश शुक्ला जी से हम आज की कार्यवाही की प्रारंभ करने की इजाज़त चाहते हैं। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। कार्यवाही शुरू हो उससे पहले आज के हमारे विशेष मेहमान आनंद मंगल सिंह जी के पूरे राजनीतिक करियर पर एक नज़र। सीधी की राजनीति में कई राजनीतिज्ञों ने खुद को साबित करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया है। किसी अन्य पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़के अपने जनाधार को दिखाकर मध्य प्रदेश की दो बड़ी पार्टियों का दामन थामा। ऐसे में एक और नाम आता है आनंद मंगल सिंह चौहान का। 15 वर्ष पूर्व गोंडवाना पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले आनंद मंगल सिंह ने लगभग 10,000 मत हासिल किए। इसके पश्चात कांग्रेस का दामन थामा और अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन टिकट न मिलने से नाखुश आनंद मंगल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध भी किया। 2022 में आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए लोगों के बीच अपनी सहभागिता प्रमुख रूप से प्रदर्शित कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव आनंद मंगल सिंह चौहान विंध्य की कचहरी में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज के इस एपिसोड पर, विंध्य की कचहरी पर। और आप पर कई सारे संगीन आरोप लगाए गए। आप राजनीतिक पर कई सालों से हैं, दशकों से हैं, लोगों के बीच पर हैं, सामाजिक मुद्दों के साथ लोगों के दुखों को, कष्टों को कम करने का प्रयास करते आए हैं कई सालों से। आप चुनावी राजनीति पर लगातार हैं, लेकिन आप पर आरोप जो लगा है वो बार बार दल बदलने का है। ये बार बार दल बदलने की प्रक्रिया जो आपने अपनाई है, वो ऐसा क्यों? जब विचारधारा आपस में टकराती है, और जिस दल में मैं था, मैं पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अपनी राजनीतिक शुरुआत किया। बिल्कुल। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक जाति मूवमेंट के साथ मैदान में आई। मेरी उम्र कम थी, राजनीतिक अनुभव का अभाव था। मैंने गोंडवाना को ज्वाइन किया, उन्हीं के क्षेत्र में रहता था, उनसे हमारे बड़े अच्छे संबंध थे और अपने साथियों के साथ मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में काम किया। हीरा सिंह मरकाम जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को लेके आए, उनकी सोच अच्छी थी, पर उनके बाद धीरे धीरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राजनीति को व्यवसाय का मूल रूप बना ली, जो मुझे कतई पसंद नहीं था। मैं राजनीति को व्यवसाय नहीं बनाना चाहता था। तो मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस में 2009 4 अप्रैल 2009 को मैंने ज्वाइन किया। तब से बराबर कांग्रेस सत्ता में थी नहीं, सड़कों पे संघर्ष करना था, लोगों के बीच में काम करना था, उनकी समस्याओं को लेकर लड़ता रहा। सहयोग से 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई। और जब सत्ता में आई तो जो कांग्रेस विपक्ष में रहते उसका रवैया था, जो बातें करती थी, सत्ता में आने के बाद पूरा बदल गया। शायद अगर कांग्रेस सत्ता में न आती तो मैं कांग्रेस अभी न छोड़ पाता। कांग्रेस ट्रांसफर उद्योग में,
अनैतिक कामों में, मतलब करप्शन में, इसमें लिप्त हो गई। और जब मैंने उसको सत्ता में रहते नज़दीक से देखा तो मुझे बड़ी ग्लानि हुई। तब मुझे कांग्रेस में रह पाना मेरे लिए संभव, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं राजनीति का व्यवसायीकरण बिल्कुल नहीं पसंद करता, ना कभी करता हूँ, ना इसकी मुझे आपको शिकायत मिलेगी। बिल्कुल। तो अभी आपने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता पे ना आती तो शायद रवैया न बदलता। अभी इसके पहले आपके ही साथी, संगठन के साथी, प्रदेश संयुक्त सचिव अनिल मिश्राजन भैया आए थे इस कटघरे पर। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सत्ता पर आ रही है, मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली की तरह से मध्य प्रदेश पर भी सत्ता पर आ रही है, कि बैठेगी, उसकी सरकार बनेगी। तो अभी आपने जो बात कही कि कांग्रेस सत्ता पर आई, उसका रवैया बदल गया, उसका नज़रिया बदल गया, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी। तो अगर, जैसा कि आपके साथी कह रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है कि आम आदमी पार्टी सत्ता पर आती है तो यहाँ से भी आप रिज़ाइन कर देंगे? ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की सत्ता करीब 10 साल से दिल्ली में है जी, 1.5-2 साल पंजाब में भी हो गए। बिल्कुल। तो सत्ता में पहुंचने के बाद अगर उनके रवैये में परिवर्तन दिखता, मैं पहले ही क्यों जाता? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो कर भी रही है, पंजाब में कर रही है, दिल्ली में कर रही है। तो अभी तत्कालिक आप ये कतई उम्मीद न करें कि आम आदमी पार्टी जो कहेगी वो नहीं करेगी, करेगी। अभी आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपके साथी ये भी बोल रहे हैं कि सत्ता पर आ रही है, लेकिन अगर हम पिछले चुनाव पर एक नज़र डालें तो लगभग 600 से 700 के बीच की वोटिंग हुई थी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पर। तो क्या इस मतदान के साथ, ऐसी वोटिंग के साथ, ऐसे रुझान के साथ हम सत्ता की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप जो अभी पंजाब में हमारी सरकार आई है, इसके पहले आप देखें तो हम कितने विधायक थे पंजाब में? जितना आप बात कर रहे हैं वोट की, उतने वहाँ विधायक थे, बहुत कम विधायक थे, 2-4 विधायक थे। बिल्कुल। लेकिन सत्ता में आ गई, क्योंकि जब वहाँ के लोगों के आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री सम्मानीय अरविंद केजरीवाल जी की कार्यशैली, विचारधारा को चूँकि पंजाब दिल्ली से लगा हुआ और पंजाब के लोगों ने नज़दीक से देखा, समझा, तुरंत आम आदमी पार्टी को सत्ता में ला दिए। मध्य प्रदेश में भी यही परिस्थिति बनने वाली है, आप बिल्कुल निष्फिक्र रहें। और आम आदमी पार्टी के पक्ष में जब लहर चलती है तो उसका अंदाज़ा लगाना, उसका एनालिसिस करना बड़ा कठिन हो जाता है। अंदर ही अंदर वो सत्ता के सिंहासन पे पहुंचा देती है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि जब लहर चलती है, अभी जब ये रिलीज होगा तो लगभग अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम तय आपके यहाँ रीवा में था, रीवा से वो परिवर्तित होकर शायद सतना जा चुका है। इस पर क्या राजनीतिक टिप्पणी होगी? देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से भाजपा और कांग्रेस दोनों भय खा रहे हैं। यहाँ जो हम नगर निगम से परमिशन लेके और जो वहाँ कार्यक्रम स्थल तय किया गया, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में, उसका पैसा जमा किया हो गया, सोशल मीडिया में आ भी गया था, हाँ, आपने देखा भी होगा। फिर नगर निगम ने उसको परमिशन देने के लिए कैंसिल कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, व्यवस्था नहीं बना पाएंगे। उन परिस्थिति, चूँकि उनको भय था कि रीवा आने के बाद एक सत्ता की लहर दौड़ जाएगी चारों तरफ, तो फिर वहाँ एक प्राइवेट रिसोर्ट में हम लोगों को कार्यक्रम, चूँकि ये कोई आम सभा थी नहीं, कार्यकर्ताओं से एक संवाद का कार्यक्रम है उनका, तो जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, यहाँ मतलब ब्लॉक सर्किल से लेके और उनसे वो डायरेक्ट बात संवाद करेंगे, उनको दिशा निर्देश देंगे, उनको चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इन सब बातों को लेके संवाद कार्यक्रम का आयोजन है। चलिए, ये तो हो गई आम आदमी पार्टी की बात। अगर हम बात करें कि जब आप कांग्रेस पर थे तो आपने चुनाव नहीं लड़ा, इसके पहले आपने जो एंट्री की थी राजनीतिक तौर पर वो गोंडवाना गणतंत्र से की थी, आपके लगभग जो मत थे वो 10,000 से भी ज़्यादा थे। तो वो आपके व्यक्तिगत वोट थे, वो आपके व्यक्तिगत फैन फॉलोइंग थी, वो आपके व्यक्तिगत चाहने वाले थे, या वो गोंडवाना गणतंत्र के वोटर्स थे? ये एनालिसिस आपको करने की आवश्यकता है, इस पे आपको रिसर्च करने की आवश्यकता है कि चूँकि 2008 में मैं चुनाव लड़ा, इसके पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 1993 में बन गई थी, कई विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन 10,000 वोट कभी निकले। और 2008 के बाद भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट 10,000 नहीं पहुँचे, 2,000 में रह गए। तो उसका मायने आप सोचिए कि वो मेरे व्यक्तिगत थे कि पार्टी के थे। अब यहाँ से जो आरोप बनता है, क्योंकि ये जो कटघरा है यहाँ आरोपों का सिलसिला होता है, तो यहाँ से जो आरोप बनता है वो ये बनता है कि आप 10,000 वोट, आपके अगर व्यक्तिगत मत हैं
इधर आम आदमी पार्टी के 600 से 700 लगभग मत हैं। तो क्या इन मतों के साथ आप पार्टी और सत्ता पर आप खुद को यहाँ सीधी जैसे राजनीतिक क्षेत्र पर जहाँ हर कदम पर राजनीतियाँ हो रही हैं, हर कदम पर ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं जहाँ व्यक्ति और पार्टियाँ दोनों आपस में टकरा रहे हैं, समाज और पार्टियाँ दोनों आपस में टकरा रहे हैं, वहाँ पर इन मतदाताओं के साथ, इन मतों के साथ आप खुद को कैसे स्थापित कर पाएंगे? स्थापित करने का मूल कारण एक है कि जो मतदाता है, जनमानस है, वो 40 मध्य प्रदेश में 1956 में मध्य प्रदेश बना था, बिल्कुल, तब से लेके आज तक 40 साल 10 महीने के आसपास कांग्रेस की सत्ता रही और 27 साल के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही। और इन दोनों के अन्याय, अत्याचार, अनैतिक कृत्यों से जनता ऊब चुकी है। पर तीसरा विकल्प मजबूत न होने के कारण, अच्छी विचारधारा न होने के कारण, जब भाजपा से नाराज हुए तो कांग्रेस में, जब कांग्रेस से नाराज हुई जनता भाजपा में। लेकिन अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा जन जन तक पहुंच चुकी है, जन जन तक पहुंच चुकी है। परिवर्तन की लहर आएगी, बदलाव शुरू होगा, बदलाव अवश्य होगा, इस पे आप निश्चिंत रहिए। हमारे अलावा, नेताओं के अलावा, चाहे वो भाजपा का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, आम आदमी का हो, किसी भी दल का नेता हो, नेताओं के मन को टटोलने के बाद जनता के मन को भी टटोलने का प्रयास करें। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जनता के क्या है। अपनाविंद टीम इस पर भी काम कर रही है और बहुत ही जल्द पब्लिक के बीच जाकर एनालिसिस करने का प्रयास बिल्कुल, बिल्कुल। आपका प्रयास सराहनीय है और जब पब्लिक के बीच में जाएंगे तो आपको निश्चित ही आवश्यक है, क्योंकि चुनाव से पहले हम पब्लिक के मतों को, उनके मनों को टटोलने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब बात यहाँ से आती है कि आप कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए हैं, गोडबाना से कांग्रेस पर आए हैं। ये एक सवाल जो लगभग सीधी और चुरहट के लगभग मतदाताओं पर है, क्योंकि जो राजनीतिक दल पर अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं वो किसी अन्य दलों से राजनीति पर एंट्री करते हैं। हम अगर उदाहरण की बात करें तो सत्येंदु तिवारी जी, विधायक चुरहट, उन्होंने गुड़वाना से एंट्री की थी और अब चुरहट के विधायक हैं। ऐसे अगर बात करें राजेश मिश्रा जी की, उन्होंने चुनाव लड़ा था बसपा से और इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, अब एक बड़ी दौड़ पर हैं, प्रत्याशी की दौड़ पर हैं। तो कहीं वही समीकरण आपके द्वारा भी तो नहीं लगाया जा रहा कि गोडवाना से हमने टिकट लिया, अब फिर कांग्रेस में हमें अगर टिकट नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाएंगे और इससे अपने आप पे, अपने मतदाताओं को सिद्ध करके हम एक बड़ी पार्टी जो मध्य प्रदेश पे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, उस पर अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि विचारधारा का टकराव मैंने आपसे बताया जी, जब होता है तो फिर उस दल में रह पाना संभव। चूँकि कांग्रेस को जब मैंने नज़दीक से पढ़ा तो कांग्रेस में परिवारवाद चरम सीमा को पार कर गया। उसमें वही नौजवान स्थापित होता है जिसके दादा, परदेदा, पिताजी सांसद, विधायक, मंत्री या कांग्रेस के स्थापित नेता रहे। जो नए लोग आते हैं उनमें रियर नाम मात्र के लोग स्थापित हो पाते हैं। उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ आपको, दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र जयवर्धन सिंह जी, कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुलनाथ जी, सुभाष यादव जी के सुपुत्र अरुण यादव, सचिन यादव जी, माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी के सुपुत्र माननीय अजय सिंह जी, माननीय इंद्रजीत कुमार जी के सुपुत्र माननीय कमलेश्वर पटेल जी, माननीय श्रीनिवास तिवारी जी के सुपुत्र सुंदरलाल जी के सुपुत्र सिद्धार्थ जी। अधिकांशतः आपको कांग्रेस में यही लोग बड़े, मतलब प्रथम पंक्ति के नेता जो होंगे, प्रथम पंक्ति के बड़े नेता जो होंगे, तो वो पहले से ही जिनके दादा परदादा स्थापित थे वही होंगे। कांग्रेस में आम आदमी के लिए राजनीति करना संभव नहीं है। तो आप भाजपा भी चुन सकते थे। भाजपा से हमारी विचारधारा कभी मैच नहीं करी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना झूठ बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाने का मतलब है कि पहले हम 4-6 महीने झूठ बोलेंगे की कहीं ट्रेनिंग लें, तब हम उसमें एडजस्ट हो पाएंगे, जो हमारे बस की बात, मैं इतना झूठ नहीं बोल पाता। चलिए, फिर अब अपने आप को विधानसभा सीधी पर किस स्थान पर रखते हैं? लोग क्या उम्मीद करके आप पर विश्वास जताएंगे? देखिए, जनता जो है, जनमानस जो है, वो उसके बीच में हम बराबर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सोच को लेके जन जन तक जा रहे हैं। जनता क्या निर्णय करेगी ये अभी वक्त में,
भक्ति के गर्भ में है। वो जब आएगा, जो जनादेश मिलेगा, जो देगी आम आदमी पार्टी, जो हमें निर्देश करेगी, हम उसका अच्छा सा पालन करेंगे। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो रामविलास विश्वकर्मा जी विधायक प्रत्याशी थे, तो अभी आपको कोई संकेत मिला है या आप सिर्फ पब्लिक के बीच में जा रहे हैं अपने आप को सिद्ध करने के? कोई संकेत नहीं मिला है। पार्टी का निर्देश मिला है जनता के बीच में अपनी विचारधारा को लेकर काम करना, जनमानस को विचारधारा के साथ जोड़ना, जो मैं कर रहा हूँ बस। मतलब अभी विधायक के प्रत्याशी के रूप में कोई संकेत आपको नहीं, शीर्ष नेतृत्व से नहीं प्राप्त है? चलिए फिर अब बात कर लें इसी पर। आप अगर कांग्रेस पर जब थे, ये आरोप जो पब्लिक के द्वारा लगाया गया है उसमें भी गुटबाजी है। कांग्रेस पे आए दिन हर दलों पर गुटबाजी नज़र आती है, चाहे भाजपा की हम बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, अलग अलग गुट, अलग अलग नेताओं के परिप्रेक्ष्य चलने वाले लोग। तो आप समर्थित किस व्यक्ति पर थे कांग्रेस पर? मैं कांग्रेस पार्टी में समर्पित था, लेकिन अधिकांशतः जो मेरा संबंध था वो कमलेश्वर पटेल जी से था। बिल्कुल, तो अगला सवाल भी इसी तारतम्य पर है कि कमलेश्वर पटेल जी के साथ आप अक्सर मंचों पर देखे जाते और थे। कमलेश्वर पटेल जी आप कम कह सकते हैं, इंद्रजीत कुमार जी से था। बिल्कुल, तो जो अगला आरोप आप पर लगा है वो ये है कि आप कमलेश्वर पटेल जी के साथ मंचों पर मंच साझा करते हुए देखे जाते थे। जब आपने पार्टी बदला, लगभग 1 वर्ष हो चुके हैं, लगभग आपको 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं आपको पार्टी बदले हुए, तो उसके बाद आपके जो नेता हैं उन्होंने संपर्क करने की कोशिश नहीं की? जब हमने पार्टी छोड़ने का मन बनाया, विचार बनाया, तब नेता हमको समझाने का प्रयास किया, पर हमने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि चूँकि कांग्रेस की कार्यशैली अब मुझे नहीं पसंद आ रही है, कांग्रेस की जो सोच है, कांग्रेस का काम करने का तौर तरीका है, वो हमें रास नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं रह पाऊँगा। या तो किसी दल को ज्वाइन करूंगा जो हमारी विचारधारा से मैच करेगा, जो हमें पसंद आएगा, या कि मैं स्वतंत्र रूप से रह जाऊंगा, और मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं। चलिए, तो पिछले चुनाव में जब कमलेश्वर द्विवेदी जी को विधानसभा का टिकट मिला था कांग्रेस की तरफ से, तो आप पर एक गंभीर आरोप लगा था कि आप विरोध करते हुए नजर आए थे। ये व्यक्तिगत विरोध था या दलीय? देखिए, 2-3 चीज़ें, ना व्यक्तिगत था ना दलीय था, सोच का विरोध था, विचारों का विरोध था। आप पूछेंगे कैसे? नहीं, बिल्कुल, हम जब आप पब्लिक के लिए जानना चाहेंगे। अब आप पूछेंगे कैसे जी? टिकट का जब वितरण हो और मुझसे भी पूछा गया, तो हमने कहा कि अगर मैं समीकरण में, जनता के बीच में, सर्वे में, तो मुझे भी दे दिया जाए, कोई बात। पर अगर मुझे नहीं दिया जाता तो एक बात का मैं सख्त विरोध करूंगा कि सीधी विधानसभा के बाहरी व्यक्ति को टिकट देना कतई उचित नहीं होगा। फिर ऐसे व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए 2-3 बार 2-3 बार जमानत गंवा चुका, 2-3 बार जमानत गंवा चुका, बिल्कुल, और ऐसे व्यक्ति को टिकट देना कहाँ तक उचित है? और फिर परिणाम दिख रहा है कि, और दिखा भी, परिणाम आया भी कि 2360 वोट से 2013 में हारने वाला व्यक्ति जब उसको 2018 में रिपीट किया गया तो 23,000 वोट से चुनाव हारे। बिल्कुल, तो मेरी लड़ाई वहाँ पे कांग्रेस हित में थी कि भाई इससे कांग्रेस की एक सीट जा रही है, और मैंने लड़ाई लड़ी। लेकिन जब टिकट मिल गया, इसके बाद हमने पार्टी के लिए काम किया था, और जहाँ मेरा प्रभाव था, ट्राइबल एरिया जो है, सीधी विधानसभा की 30-32 पंचायत जो है वो ट्राइबल एरिया है, वहाँ हमारा अधिकांशतः लोगों से लगाव, उठना बैठना रहता है। वहाँ से द्विवेदी जी ने न कहीं 2-4 पंचायतों में माइनस गए, नहीं, अधिकांशतः जीत में गए हैं। बिल्कुल। अब ट्राइबल की आप बात कर रहे हैं, आदिवासियों की आप बात कर रहे हैं, लगातार सीधी पर आदिवासियों के साथ जाति कहें या उनका नुकसान कहें, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, क्षति लगातार हो रही है, उस पर क्या नज़रिया होगा? आदिवासियों के बारे में मैं आपको 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि हाल ही में 2 कांड हुए। मैं आपको 2 नहीं, कई कांड मैं गिना देता हूँ। आप 2 की बात करते हैं, मैं कांड आपको पूरा गिना देता हूँ। पेशाब कांड, बिल्कुल, उक्सा ग्राम पंचायत सुपेला, जो कमलेश्वर पटेल जी का गांव ग्राम पंचायत है, उक्सा उसी का एक ग्राम है। बिल्कुल, एक कोल समाज के ऊपर टांगे से हमला, बिल्कुल, 3-4 लोगों के ऊपर टांगे से हमला किया गया। जी, सिंगरौली आप चले जाइए तो राम लल्लू जी वहाँ के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी, उनके लड़के ने एक आदिवासी को गोली मार दी। जी, आप हड़बड़ों में चले जाइए तो ज़मीन का लूट आपको पता ही होगा। इसी तरह कांग्रेस के लोगों ने भी, कांग्रेस अभी एक विधायक जी के कार्यक्रम पर, एक गांधीग्राम में,
जो एक मानवता है, जो एक इंसानियत है, इनकी नज़रों में गिर चुकी है। सिर्फ सत्ता दिख रही है, सिर्फ सत्ता दिख रही है। वो पंडाल लगा था, पंडाल की पाइप गिरी और 66 साल का बुढ़ा था, रामचरण बैगा उसका नाम था, और उसके ऊपर गिरा। उसको ले जाके पंचायत भवन के अंदर कर दिया गया, तत्काल अस्पताल नहीं भिजवाया गया, क्योंकि उस समय माननीय सीधी विधायक जी का भाषण चल रहा था। जब भाषण समाप्त हो गया तब उसको तब तक उसका खून इतना ज़्यादा रिस गया कि सीधी आया और वो ख़त्म हो गया। इन्होंने मानवता को तिलांजलि दे दी। राजनीति सत्ता सुख का साधन बन चुका है, इनकम ऑफ सोर्स बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों नेताओं के लिए। मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक आदिवासियों की बात है, अभी आपने देखा पेशाब कांड, टांगा कांड, गोली कांड। 15 अगस्त को एक और घटना घटित हुई है जिसमें दुष्कर्म किया गया, वो भी आदिवासी पर था। आदिवासी थी, आदिवासी महिला थी, अभी है कमरजी थाने में जी, बिल्कुल। लेकिन क्या कुछ बोल रहा है कोई? शांत कार्यवाही प्रशासन। दूसरी चीज़ एक चीज़ और है, अगर हम ये कहें कि पुलिस प्रशासन स्वतंत्र रूप से काम करने पा रहा है, तो इन सत्तासीन नेताओं के कारण वो काम करने नहीं पा रहा है। पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है। रीवा कांड देख लीजिए, है पुलिस सुरक्षित? जब, और वो भी थाने के अंदर, थाने के बाहर, थाने के अंदर। तो जब पुलिस अपनी सुरक्षा में बिजी है, अपनी सुरक्षा में लगी है, हमारी सुरक्षा क्या करेगी? हम उससे क्या उम्मीद करें? जिस तरह से सत्तासीन नेताओं की दखलंदाजी कलेक्ट्रेट में, तहसील में, आदिवासी विकास परियोजना में, न्यायालय में, योजना में, खनिज में, आबकारी में, जिस तरह से नाजायज दखलंदाजी चल रही है, उससे आप कतई न्याय की उम्मीद कतई न्याय की। दूसरी चीज, एक जहां आदिवासियों की बात करना चाहता हूं कि आदिवासियों की दोनों दल, एक दल जब कांग्रेस सत्ता में था तो आदिवासियों को 5 लीटर शराब बनाने की छूट दिया था। 5 लीटर मिट्टी की तेल देने की छूट नहीं दिया था, लेकिन 5 लीटर शराब बनाने की छूट, ताकि ये शराब पिए, शिक्षा से दूर रहें और हम इनका दुरुपयोग कर सत्ता में बैठे। राइट जी। दूसरा दल भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई तो आपने देखा होगा कि शराब की दुकानों की नीलामी एक सीधी में हुई, एक सेवरिया में हुई, पर शराब हर गांव में बिकवाते हैं। हर गांव बिकती है कि नहीं? आप बताइए। बिल्कुल बिकती है, बिल्कुल, ताकि इनको खूब भरपूर मात्रा में शराब उपलब्ध रहे और ये शराब पी के अपने नशे में पड़े रहें, शिक्षा से दूर रहें और इनका हम दुरुपयोग कर सत्ता के सिंहासन पे बैठे रहें। एक बात और कहना चाहूँ, हड़बड़ों में ज़मीन की लूट हुई जो सर्वविदित है, आप भी जानते हैं। एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस आदिवासियों की कितनी हितैषी है, कितनी हितैषी है। 1966 में बस्तर के राजा प्रवर भंज देव सिंह गुण राजा थे। उन्होंने आदिवासियों की मांग को लेकर एक आंदोलन खड़ा किया जो कांग्रेस को नुकसान था। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था। डीपी मिश्रा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने गोटुल के दिन 1966, डेट ध्यान नहीं आ रहा है किस तारीख को, 1966 में 279 आदिवासियों के ऊपर गोली चलवाकर राजा सहित मरवा दिया। और ये कहती है कांग्रेस के हम आदिवासियों की हितैषी है। फिर जब आदिवासियों ने अपना मूवमेंट चलाया, अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी शुरू किया, तब कांग्रेस के लोग इनको नक्सलाइट कहने लगे कि नक्सलाइट है। मतलब जब कोई अपने जिस तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि आप जैसे अभी आपने देखा होगा 15 अगस्त के दिन एक अति ही परेशान नौजवान बेरोजगार रोजगार की मांग को लेके सीधी सांसद के पास गए। स्वाभाविक है अगर हम आपकी जिंदाबाद करेंगे और मेरी मांगे ना मानी जाएगी, मैं परेशान हो जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे मन को तकलीफ होगी, और तकलीफ होगी जब तो जिंदाबाद मुर्दाबाद निकलेगा और उसको लाके थाने में 24 घंटे बैठाएगा, उसके परिजनों को बैठाएगा। यही न्याय है? यही न्याय है क्या? अगर ये न्याय की श्रेणी में आता है तो फिर ऐसे न्याय को मैं तिलांजलि देता हूं, मैं इसको टच नहीं करना चाहूँ। न्याय यह है कि उस समय सांसद महोदय के गाड़ी से उतर के उस बेरोजगार की बात को सुननी चाहिए, उसे सांत्वना देना चाहिए, उसे ढाढ़स देना चाहिए, उसे हिम्मत देना चाहिए कि मैं आपकी बात को दिल्ली तक करूंगा, अपने मंत्री से बात करूंगा, प्रधानमंत्री से बात करूंगा। ठीक है, अब हम बात अगर करें, आपने बात की कांग्रेस की, आपने बात की भाजपा की, तमाम अनेक मुद्दे निश्चित ही ये सभी को विदित है और लगातार कई इन्हीं और ऐसे असामाजिक तत्वों के असामाजिक मुद्दों की वजह से सीधी का नाम राष्ट्र स्तर पर गया, चाहे फिर वो पत्रकार का मामला रहा हो।
चाहे वो फिर वो आदिवासी के अभी पेशाब कांड रहा हो, अभी शर्मसार घटना हुई, लगातार 5-6 घटनाएं जो इसी वर्ष, इसी 1-2 महीने के अंतर्गत हुई। लेकिन अब इसमें आरोप आप पर लगता है कि आप जब दौड़ पर हैं, एक विधानसभा की दौड़ पर, किसी भी सीट से रहे हों, किसी भी पार्टी पर रहे हों, आपने अपने आप को टिकट के लिए दावेदारी प्रस्तुत भी की थी, आप आम आदमी पार्टी पर भी हैं, तब ऐसी परिस्थिति पर आपने ऐसी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जहां से लोग मजबूर होकर न्याय के संगत कार्य करने में ये शासन प्रशासन मजबूर हो? उदाहरण की बात अगर करें तो अगर पेशाब कांड में आपको लगा कि ये अनैतिक है तो आप धरना या ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं की, आपके द्वारा नहीं की गई। अगर उसी तरीके से बैगा जिसकी मृत्यु हो गई मंच पर, उस पर भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं की गई, ना आप उनके घर गए सांत्वना के रूप में, या क्या चीज़ें? ये आप नहीं कह सकते जी, आप जाके पता करिए। हम लोग जितनी क्षमता के व्यक्ति, हम लोगों ने उसकी आर्थिक मदद भी किया जी। मैं स्वयं गया था जी। अभी जो बस एक्सीडेंट हुई, मैं हर व्यक्ति के घर गया जो अपन, देखिए हम लोग कोई सत्तासीन व्यक्ति नहीं है कि हम शासन को आदेश करें कि आप इनका इतना सहयोग करें, लेकिन जो क्षमता अनुरूप था मैंने सबकी मदद करने का। रही बात पेशाब कांड की, मुझे ये बताइए कि जो कांग्रेस ने धरना किया वो किस स्तर से जायज़ है, मुझे बताइए। धरना तब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया या कोई उसके साथ अन्याय अत्याचार कर दिया, तो जो संविधान के दायरे में है, संविधान के दायरे में है, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध होगा, वो जेल जाएगा। हम कहते हैं कि जिसने उस आदिवासी के ऊपर पेशाब किया, प्रशासन ने उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा पंजीबद्ध किया, उसको जेल भेज दिया, फिर धरना देने का क्या औचित्य? आपके नज़र में उचित क्या है? उचित उस गुनाहगार व्यक्ति के खिलाफ न्याय मतलब कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग गया, वो जेल चला गया। फिर दूसरी चीज़, एक चीज़ का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि अगर कोई एक व्यक्ति गुनाह करे और सज़ा उसके पूरे परिवार को दी जाए, क्या न्यायोचित है? क्या आपकी नज़रों में क्या लगता है, मुझे बताइए। बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, तो इसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाने मैंने उठाई, मैंने कलेक्टर साहब से, उसमें हमारे अनिल मिश्र राजन जी भी थे, हम लोग भी थे, ज्ञापन दिया, उनसे बात किया। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, हम लोगों ने मिल के, हम ठीक है हमारे पास आंदोलन नहीं किया हमने, लेकिन हमने कलेक्टर से बैठ के बात की, कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि इस पर इस तरह की न्याय संगत कार्यवाही आपको करनी चाहिए। ठीक है, मुलजिम जो है उसके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया होती है संविधान के दायरे में, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करिए, उसको जेल भेजिए, फिर न्यायालय उसको क्या सज़ा देगी, न्यायालय का निर्णय है। हम सब न्यायालय से ऊपर तो है नहीं, और जो न्यायालय निर्णय देगी उसे हम सबको मानना भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आखिरी तौर पर, अगर आप पर विश्वास पार्टी करती है, आप पार्टी विश्वास करती है, तब की स्थिति पर हम सीधी के विकास गति को किस स्तर पर देख सकते हैं? ये आपके लिए, हम आपसे जानना चाहते हैं, समाज के लिए जानना चाहते हैं, आज के तमाम मतदाताओं के लिए जानना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ युवाओं के लिए जानना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलके जो एक सामाजिक समरसता थी उसमें जहर घोल दिया है। सबसे पहला मेरा काम होगा उस सामाजिक समरसता को कायम रखना। आज कोई अगड़े की बात करता है, कोई पिछड़े की बात करता है, कोई ब्राह्मण की बात करता है, कोई ठाकुर की बात करता है, मैं इस पर कतई विश्वास नहीं करता। समरसता होनी चाहिए समाज में। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में है जो मैं आपकी कचहरी में रखना चाहूँगा। अगर कचहरी माननीय न्यायालय न्यायाधीश महोदय सुनना चाहेंगे, मैं अवश्य कहूँगा। बिल्कुल, स्वागत है। अभी हमने देखा ये कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी ने, ये जून में मंदसौर में किसानों के ऊपर गोली चली थी, 6 किसान मारे गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा था कि 6 जून किसानों का लिए काला दिवस है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की हत्यारी है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि 6 किसानों की हत्यारी है, बिल्कुल है। 1 साल तक दिल्ली में पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया, 800 से 850 किसान वहीं काल कलवित हो गए। केंद्र की सरकार भी किसानों की हत्यारी है, लेकिन क्या कांग्रेस इससे बच पाएगी? 18 जनवरी 1998 को मुल्ताई में मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह, कांग्रेस की सरकार, दिग्विजय सिंह की सरकार ने 24 किसानों की गोली मारकर हत्या करवा दी थी। इनसे आप पूछिए कि 24 जनवरी 18 जनवरी का नाम हम क्या रखें? इनसे पूछिए, कभी मिले। आदिवासियों की कितनी हितैषी है मैंने आपको बता दिया।
जो यहाँ की लोकल समस्याएं हैं जनरल, किसान परेशान है आवारा पशु से, बिजली उपभोक्ता परेशान है बिजली बिल से, ट्रांसपोर्टर्स वाहन मालिक परेशान है टोल प्लाजा की नाजायज वसूली से, अनैतिक वसूली से। अब आप सोच लीजिए, सोचिए साहब, सोचिए। एक टोल प्लाजा सोनबरसा में लगा है, एक टोल प्लाजा खड्डा में लगा, और जो टनल बनी है, टनल का 2 बार पैसा ले रहे हैं, 2 बार। एक बार 30 रुपये सोनबरसा में लेते हैं, एक बार 30 रुपये खड्डा में लेते हैं। सुविधा देने का मतलब ये नहीं, ये हालांकि सरकार ये सुविधा दे नहीं रही है, हर चीज़ हम सड़क दे रही है तो हम उसका पैसा दे रहे हैं, व्यापार है कि नहीं। किसी दुकानदार के यहाँ जब जाते हैं, इस चीज़ को तो हमने कई बार स्वयं मुद्दों पर बात की है कि हर भाई चीज़ सरकार हर चीज़ हमारे पैसे पे दे रही है, बिल्कुल। यानी व्यापार कर रही है, सड़क दे रही है हमारे उसको, बिजली दे रही है हमारे पैसे से दे रही है कि नहीं दे रही। महंगाई चरम को पार कर गई है, नून तेल भाजी तरकारी सब्जी, इस समय टमाटर 160 रुपये 180 रुपया। अरे साहब, थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ी सी मानवता, थोड़ी सी गैरत अगर इन भारतीय जनता पार्टी के मित्रों में बची है तो इनको फिर से गाना लगाना चाहिए, सैया तो बहुत कमात हैं, महंगाई डाएं। अब नहीं लगाते, अब नहीं लगाते, ताला लगा लिए, या तो ताला लगा लिए, या तो महिलाएं पैर में मेहंदी लगाती हैं, हाथ में मेहंदी लगाती हैं, और जब महिलाएं मेहंदी लगा लेती हैं तो डोलती नहीं, एकदम चुपचाप कि मेहंदी गड़बड़ ना हो जाए, या तो ये मुंह में मेहंदी लगा लिए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। इनको बोलना चाहिए महंगाई पे। आप ये बताइए, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, नोन, अरे 2014, अरे जी किसान, जो हमारा किसान DAP खाद कभी 415 रुपया बोरी खरीदता था, आज 1400 रुपया बोरी खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा। ट्रैक्टर की जुताई पहले 300-400 रुपये घंटे थी, आज 1000 रुपये घंटे, क्योंकि डीजल 90 और 95 रुपये लीटर है, 100 रुपये लीटर है। जो देश की परिस्थितियां हैं, वो जो आपातकाल की स्थिति 1977 में बनी थी, वही परिस्थिति आज की तारीख में फिर बन चुकी है। देश को धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के, अब आप ये बताइए कि देश की सरकार जो अभी मणिपुर में हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने महिलाओं के साथ नंगा नाच हो रहा है, पर एक भी शब्द सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं। इससे बेगैरत और क्या हो सकता है, आप बताइए, इससे बेगैरत और क्या हो सकता है। देश की जो परिस्थिति है उसको सही दिशा में सिर्फ और सिर्फ पढ़ा लिखा नेता ही ले जा सकता है, योग्य व्यक्तित्व ही ले जा सकता है, चौथी पास राजा कभी नहीं ले जा सकता। चलिए, तो अब आपने एक बात अभी कही कि सैया बहुत कमात है, सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डांग खा जात है, लेकिन एक बात जो समाज के रूप से या कि पार्टी के रूप से बाहर निकल के आ रही है, एक बात ये भी आ रही है कि हम साथ साथ हैं, कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी के लिए। ये जो गठबंधन की सरकार के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं या कि कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की कम सीटें आ रही हैं तो वो कांग्रेस के साथ होगी, तो ये हम साथ साथ हैं का क्या खेल है? हम साथ साथ, ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम, आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, दोनों लोग विपरीत, इसीलिए हम जब तक आप बोलते हैं विचारधारा के व्यक्ति आप मान लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों लोग विपरीत विचारधारा के व्यक्ति हैं, बिल्कुल हैं, और ये एक तीसरी विचारधारा बैठी है जज साहब हमारे, और जज साहब उठे और आपको एक झापड़ मार दिया। हम आप दूसरे दो ध्रुव हैं, एक इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, पर जज साहब ने उठ के आपको एक झापड़ मार दिया, तो मेरा क्या दायित्व बनता है कि मैं आपको बचाने फटते खड़ा हो जाऊँ? ये मानवता कहती है जी। और अगर आप इसे गठबंधन कहते हैं तो ये आपकी भाषा है। अगर राहुल गांधी जी के साथ वहाँ पे अन्याय हुआ था और हमारे नेता ने खड़े होकर सबसे पहले अगर किसी ने बोला है तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, वो कोई गठबंधन नहीं है, वो कोई गठबंधन नहीं है। अन्याय के खिलाफ बोलना हमारा धर्म है, हम बोलेंगे चाहे किसी के साथ। चलिए, तो अब बात यहीं पर राष्ट्र की बात हो रही है, प्रदेश की बात हो रही है। लगातार आपको क्या लगता है कि इतनी नीतियां बन रही हैं महिलाओं के लिए? जहां आपने मणिपुर की बात की, वहां मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए प्रत्येक महीने 1000 से 3000 तक जो बढ़ाने की बार बार कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो अभी 1000 रुपये महिलाओं को मिल रहे हैं, तो क्या ऐसी परिस्थिति में वो दूसरे सरकार को चुनने का प्रयास करेंगी? आप जिसे लाडली बहना योजना कह रहे हैं, बिल्कुल, हमारी भाषा में चुनावी बहना योजना है। शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बने 18 साल हो गया। क्या 18 साल महिलाएं नहीं थी मध्य प्रदेश में?
इसका मुझे जवाब चाहिए आपसे। आपने सवाल किया है तो जवाब भी दीजिए। नहीं, बिल्कुल। 18 साल अगर महिलाएं थीं, और मैं तो ये मानता हूं कि इसके पहले तो और गरीबी थी 18 साल पहले, तब इनको महिलाओं का ध्यान नहीं आया। हमारे सवाल जनता के फिर सवाल जिस दिन हैं, से- जिस दिन और से- आपके जवाब भी जनता देगी, ये भी तय है। जिस दिन जी, इन्होंने महिलाओं के खाते में 1000 रुपये डाला, उसी दिन टमाटर का रेट 160 रुपये हो गया, खाद्य तेल सरसों का तेल 200 रुपये 250 रुपये हो गया, जीरा नमक साहब मैं अपने ज़माने में, अपनी लड़प्पन की उम्र में 1 रुपया में 3 किलो लेके जाते हैं। 1 रुपया में 3 किलो खड़ा नमक लेके घरे गए हैं, और आज की तारीख में 25 रुपया 30 रुपया किलो नमक भी चल रहा है। मतलब गरीब का नमक रोटी नसीब न होई अगर इस सत्ता में बने रही तो इनका सत्ता में हटाओ बस यहाँ हो सकता है, बात ये आवश्यक है ताकि गरीब के नमक और रोटी सदैव बनी रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात जो पब्लिक से आपने सवाल किया है, आम जनमानस से आपने सवाल किया है, उसका जवाब आपको मिले, सरकार को मिले। हमारे आज के सवालात और इल्ज़ामात का जो सिलसिला है यहीं से थमता है, लेकिन कुछ हमारे दर्शक भी हैं जो प्रशंसक भी हैं, जिनके मन में जिज्ञासाएँ हैं आपको लेके, वो तमाम लोग अपनी बातें रखेंगे आपसे। तो मैं जनता जनार्दन से निवेदन करूँगा कि वो आएँ, कटघरे पर आएँ और अपने सवाल जो हमारे आज के विशेष मेहमान हैं उनसे अपने सवाल रख सकते हैं। मेरा आदरणीय जी से निवेदन है कि आप विधायक बनने के बाद जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी का सिद्धांत है सबसे पहला शिक्षा पे टारगेट, उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा, फ्री शिक्षा जो दिल्ली में हम दे रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य, फ्री स्वास्थ्य, हर टोले मोहल्ले गांव में हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, सर्व सुविधा युक्त, सर्व डॉक्टरों से संपन्न। हमारी पार्टी की अगर सरकार बनी तो हर गांव-गांव में हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे जिसमें अच्छे डॉक्टर, अच्छी सुविधा, हर चीज़ रहेगी, लोगों को परेशान नहीं होना। शिक्षा, अभी आप शिक्षा के बारे में चर्चा नहीं हुई, हमारी पार्टी की पहली प्राथमिकता शिक्षा है ही, और देश के विकास की प्रथम जननी भी शिक्षा है। इसलिए शिक्षा पे जिस तरह दिल्ली में काम कर रहे हैं, अभी आप देखिए किसी भी विद्यालय में आप चले जाइए, चाहे वो कॉलेज स्तर की हो, हायर सेकेंडरी स्तर की हो, प्राथमिक स्तर की हो, मिडिल स्तर की हो, अगर 10 पद शिक्षक के हैं तो उसमें 4 ही शिक्षक हैं, 6 पद खाली हैं। शिक्षा की व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अब आप देखिए कॉलेज है, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक कॉलेज की स्थापना कुश्मी में हुई, और उस कॉलेज में मात्र 3 स्टाफ है, एक प्रिंसिपल, एक लैब टेक्नीशियन और एक चपरासी। क्या शिक्षा देंगे? तो हमारी पहली प्राथमिकता शिक्षा, उच्च शिक्षा, फ्री शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी दवाई, फ्री दवाई। महिलाओं को हम जिस तरह दिल्ली में फ्री बस सेवा दे रहे हैं, अगर सरकार बनी तो हम मध्य प्रदेश में भी देंगे। मध्य प्रदेश के जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो रोजगार सहायक, चाहे कोटेदार हो, चाहे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, चाहे वो गौ सेवक हों, चाहे वो जन स्वास्थ्य रक्षक हों, इस तरह से जितने भी संविदा के कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, हम उनको सबको पक्का करेंगे, पक्का करेंगे। हमने शिक्षकों की बात की, हम रोज संविदा का फॉर्म डलवा रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। अरे हमारे अतिथि शिक्षक जो 2-2, 4-4 साल, 6-6 साल से बराबर कर रहे हैं, उनको अनुभव भी हो गया, हम उन्हीं को अस्थायी करके, उन्हीं को पक्का करके शिक्षक क्यों न बना दें? अगर मेरी सरकार आई तो मैं उनको पक्का करूँगा, मैं उनको पक्का करूँगा। कोई प्रावधान नहीं, जिस तरह कभी गुरुजी लोग थे शिक्षा गारंटी में, उनको डायरेक्ट पक्का कर दिया गया, उसी तरह आने वाले समय में अगर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षक का अनुभव ही बोलता है, पढ़ाई के साथ उनको अनुभव भी हो गया, मैं उनको सबसे पहले कोटेदारों को, समिति सेवकों को, जो भी कच्चे कर्मचारी हैं, उनको सबको अस्थायी करेंगे। तीसरी चीज़, यहाँ 600 रुपये वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, महिला पेंशन मिल रही है। यही पेंशन दिल्ली में 2500 रुपये पर मंथ मिल रही है। मैं अगर यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो आम आदमी पार्टी की सरकार 2500 रुपये प्रति मंथ देगी। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा जी, समय समय बात ध्यान में आती है, हमारे यहाँ बिजली बनती है, भरपूर मात्रा में बनती है, और इतनी मात्रा में बनती है कि यूपी और दिल्ली को जाती है। यहाँ हमें 8 रुपये 65 पैसे
पर यूनिट बिजली दी जा रही है जहां हमारी बिजली बन रही है। और यही बिजली जब दिल्ली में जा रही है तो आम आदमी की सरकार माननीय अरविंद केजरीवाल की सोच फ्री में बिजली दे रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है। हमारी बिजली दूसरे को फ्री में मिल रही है और हमारी बिजली हमें महंगे दाम पे मिल रही है। यूपी में यही बिजली मध्य प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश को बिजली बिक रही है, बिक्री कर रही है, व्यापार कर रही है 4 रुपये कुछ पैसे यूनिट में। और वही बिजली जब हमें दे रही है, हम अपने घर को दे रही है तो 8 रुपये 65 पैसे यूनिट ले रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है, आप सोचिए। तो कुछ बेसिक मुद्दे हैं। अब जहाँ यहाँ सीधी विधानसभा की अगर बात कर लें तो सीधी विधानसभा में आप देखेंगे, पूरे सीधी जिले में देख लीजिए, कन्या महाविद्यालय मात्र 1, जबकि वर्तमान में कन्या की संख्या और बालकों की संख्या बराबर 1 है कि 2 है? बिल्कुल 1। क्या यहाँ कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता नहीं है? क्या यहाँ कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता नहीं है? आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा स्कोप बिंद ही होगा, क्योंकि तीसरे विकल्प के रूप में बिंद को जाना ही जाता है। उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको, कभी बीएसपी का उदय हुआ, 7-7, 8-8 विधायक बिंद से जीत के गए कि नहीं गए। फिर सपा आई बीच में, सिंगरौली से सपा का महापौर बने, सिंगरौली से विधायक बने, आपके इसी क्षेत्र से सपा से विधायक बने। यही जब गोपद बना था तो यहाँ से सपा से विधायक बने। बिल्कुल। बिंद बड़ा विचित्र है, नेत्रहीन व्यक्ति को भी बिंद ने सांसद बना दिया, यमुना प्रसाद शास्त्री जी को। बिंद बड़ा विचित्र एरिया है। बिंद की सोच को अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं है। बिंद ने एक किन्नर को विधायक बना दिया सोहागपुर से, शबनम मौसी को। क्या आप मीडिया जगत से जुड़े हैं, आपको पता भी होगा। तो चूंकि ये समाप्त क्यों हो गए, ये एक मूवमेंट में आया, जाति मूवमेंट, अगड़े पिछड़े के मूवमेंट। सपा भी जाति मूवमेंट पे ज़्यादा चलती है, बीएसपी का अगड़ा पिछड़ा का मूवमेंट था। इसलिए जनता ने जिस उम्मीद के साथ इनको चुना, तीसरे विकल्प को स्थान दिया, वो अपने कार्यशैली पे खरे नहीं उतर पाए। जनता ने अंत में उनको नकार दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी का साफ कहना है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का साफ कहना है कि मुझे एक बार अवसर दीजिए, एक बार। अगर हमने काम नहीं किया तो मैं दोबारा वोट मांगने आपसे नहीं आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता एक शब्द इस तरह कह के दिखा दे, मैं शर्त रखता नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं से सवालों का जो सिलसिला होता है ख़त्म होता है। और आपने कई मुद्दों पर जो चर्चाएं की, बहुत सारे आप पर आरोप लगे, लेकिन आरोपों पर आप किस तरह से खरे उतरते हैं। आप यहाँ आज की इस विंद की कचहरी पर आपको कोई सज़ा होती है या आप यहाँ से बाइज्जत बरी होते हैं, उसके निर्णय के लिए आज के हमारे निर्णायक सतीश शुक्ला जी से हम अनुरोध करते हैं कि आज का फैसला सुनाया जाए। आपने सभी अपने सवालों के जवाब बहुत शानदार तरीके से दिया। यह कचहरी आपको बाइज्जत बरी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जज साहब। और हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय आपका भी। आज हमारे इस विंद की कचहरी पर विशेष मेहमान के स्वरूप आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव, मध्य प्रदेश के संयुक्त सचिव आदरणीय आनंद मंगल सिंह जी हमारे बीच में थे। और आज इस कचहरी से निश्चित ही बाइज्जत बरी होते हैं। अपने तमाम आरोपों को, उन्होंने जो दलीलें दी हैं, जो बातें रखी हैं, वो निश्चित ही वो अपनी बातों से, अपने आरोपों से मुक्त होते हैं। ऐसा हमारे आदरणीय जज साहब ने निर्णय इस आज की कचहरी पर निर्णय दिया है। हम फिर किसी नए चेहरे के साथ, फिर किसी नए व्यक्तित्व के साथ, फिर नए मुद्दों के साथ आप सभी से फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।